वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं और इसी वीडियो में हम जान लेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है इसको इस वीडियो में पूरा जान जाओगे आप। बस एक बार इस एग्जांपल को पहले समझ लीजिए, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम एक एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले एग्जांपल के बाद आपको इंडिपेंडेंट इवेंट को सही से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, तो वीडियो पे बने रहें और देखें ध्यान से। तो हमारा एग्जांपल है ए डाई इज थ्रो, कि हमने ना एक डाई थ्रो किया है यानी फेंका है। इफ़ ई इज़ द इवेंट, ई एक इवेंट है यानी ई एक कोई घटना का होना है और वो क्या होना है कि द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 3, कि जो एक इवेंट ई है कि अगर हमने जो नंबर फेंका यानी डाई फेंका तो उस पर नंबर आ रहा है तो वो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में वो संख्या आती है। तो वो तो 3 और 6 होगा। डाई फेंकने पे सैंपल स्पेस जानते हैं क्या होगा। सैंपल स्पेस बनेगा आपका 1 2 3 4 और 5 6 बनेगा। ठीक है, और इवेंट ई क्या बनेगा, 3 का मल्टीपल तो 3 और 6 ही बनेगा। एंड एफ बी द इवेंट, और एफ एक इवेंट है। द नंबर अपीयरिंग इज इवन, और एफ जो है वो बता रहा है इवन आए, इवन नंबर आए। तो भाई इवन नंबर कौन सा होता है इसमें से 2 4 6, जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो 2 4 6 हो जाएगा। आगे कहता है देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, और अब पता करना है कि क्या ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि ई और एफ जो ये दो इवेंट हैं, तो क्या ये जो दोनों इवेंट हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे से मतलब आश्रित नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यानी एक की प्रोबेबिलिटी पे दूसरे की प्रोबेबिलिटी का कोई फ़र्क ना पड़े, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको जांच करने के लिए एक फार्मूला होता है कि पहले हम ई इन दोनों के इवेंट का इंटरसेक्शन निकाल लें और उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों के इंटरसेक्शन के अगर बराबर आ जाएगा तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट है। दोबारा सुन लो, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से तो वो बराबर आना चाहिए दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों के इवेंट के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ दोनों में इंटरसेक्शन, तो वो दिख रहा है आपको 6 6 है, तो संख्या 6 जो है वो दोनों में है, यानी इवेंट ई में भी शामिल है और इवेंट एफ में भी शामिल है। अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, देखो यहाँ पे 2 है तो 2/6। आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 2 ही है और टोटल आउटकम 6 हैं, तो 2/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ हो जाएगा, तो ये 3 है तो 3/6, और वही अगर हम इसको काट दें तो बन जाएगा 1/2 और इसे काट दें तो 1/3। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो वो हो जाएगा, ये तो एक ही अंक है 6 तो 1/6 ये हो गया। तो अब आपको चेक करना होगा कि क्या ई इंटरसेक्शन एफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल है। तो आप चेक कर सकते हैं आराम से कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 आ रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ रहा है 1/3, और मल्टीप्लाई ये आ रहा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2। तो ये भी मल्टीप्लाई करने पे 1 एकम 1, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई 1 एकम 1 3 दूनी 6, तो दोनों साइड जो है वो बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे हैंस, यानी इस प्रकार ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट इसलिए है क्योंकि, तो ऐसे ही चेक करते हैं पहले तो
कि ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी वो बराबर आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए तो इसे कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब जानेंगे कि मतलब होता क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट लेट कर लेते हैं। अब अच्छे से समझाते हैं दूसरे एग्जांपल से आपको। लेट कर लेते हैं एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक कार्ड निकाला जाता है और वो 52 ताश की गड्डी में से निकाला जाता है। तो ई क्या होगा, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, जो निकाला गया कार्ड है वो स्पेड है। स्पेड माने चिड़ी का पत्ता है। एंड कार्ड इज एन एस, और कार्ड जो है वो निकाला गया है वो एस है। ठीक है, इक्का है। तो कार्ड के बारे में आपको पता है कि 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 जो हैं वो रेड होते हैं। फिर उसमें 13-13 के 2 सूट होते हैं रेड ब्लैक में भी, और 13-13 के 2 सूट होते हैं रेड में भी। तो एक होता है आपका जैसे लाल ब्लैक में, एक आपका ऐसा होता है, और फिर एक ऐसे होता है रेड में, एक ऐसे होता है, और एक ऐसे हार्ट का बना होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, तो ये होता है आपका ईंट का पत्ता, ये होता है पान का पत्ता, ये होता है आपका चीड़ी का पत्ता, और ये होता है आपका हुक्म का पत्ता। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं क्लब, इसको बोलते हैं डायमंड, और इसको बोलते हैं हार्ट का पत्ता। ठीक है, तो हमने चिड़ी का पत्ता निकाला है। और अब देखो 13 पत्ता में भी एक होता है इक्का, इक्का चारों में होता है। सही है, अलग अलग। तो एक इक्का का पत्ता होता है चिड़ी का, एक हुक्म का, एक पान का, एक ईंट का, ऐसे होता है। ऐसे ही फिर एक के बाद दुक्का, तिक्का, चौका, ऐसे होता है। ठीक है, फिर चौका, पच्चा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दहला। फिर 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, जिसमें एक होता है जैक या जोकर, एक क्वीन और एक किंग होता है। 13 पता है, ये होते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो 3 इसमें होते हैं, तो 3 सब में होते हैं। तो 4 जोकर हो गए, या 4 गुलाम हो गए, 4 बेगम हो गई, 4 बादशाह हो गए, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे ध्यान से, तो प्रश्न क्या था हमारा कि इवेंट ई है, ये आपको याद करना है, ये इवेंट ई है। इसमें निकाला गया पत्ता स्पेड का है, तो स्पेड का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्पेड के देखो कितने पत्ते होते हैं, स्पेड के 13 पत्ते होते हैं, तो लिख देंगे 13/52। और इवेंट एफ क्या होगा कि द कार्ड ड्रॉन इज एस, निकाला गया कार्ड जो है वो एस है। तो ये सब देखा हमने 4 होते हैं, तो यानी 4/52। तो इसको काटने पे आएगा 1/4, 13 एकम 13, 13 चौक 52। इसको काटेंगे तो 1/13 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि द कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड, यानी निकाला गया जो कार्ड हो वो चिड़ी का इक्का हो। ठीक है, चिड़ी का इक्का, तो चिड़ी का इक्का निकाला गया हो। तो देखो अगर हम सिर्फ चिड़ी का चुने तो 13 है, और इक्का चुने तो ये है, तो ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/13। सही है, सॉरी 1/52 होगी, सॉरी कॉमन तो एक ही है ना, दोनों में आपको वो वाला कार्ड चुनना था जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में जो कॉमन है वो एक ही कार्ड है, तो इसीलिए 1/52। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आपने ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ ई होने की, और जब इवेंट यानी घटना एफ हो चुका है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे लिखते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन 1/52 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी जाएगा आपका 1/13। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी जो एफ होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था, सॉरी ई होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई निकाला तो ये भी 1/4 है, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी होने की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, और इन दोनों का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब निकाला गया तो वो भी 1/4 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इवेंट एफ है इसके होने से प्रोबेबिलिटी ई के होने के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ऐसे इस संबंध को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1/4 है, और अभी हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो भी 1/4 है। तो और दोनों अगर बराबर आ जाएं तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो हैं मतलब इंडिपेंडेंट है, और एफ के घटित होने से यानी एफ के अगर नहीं भी हो तब भी आंसर यही आ रहा है, तो ऐसे संबंध को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी ई के होने की प्रोबेबिलिटी ने या ई के होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर एफ के होने की प्रोबेबिलिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, यानी इसका आंसर कहाँ 1/13 आ रहा है, इससे इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों जब बराबर आते हैं ऐसे संबंध को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि पहले क्या होता है कि पहले कोई एक घटना घटित हो चुकी होती है, उसके बाद एक घटना होती है। सही है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में यही पढ़ा था आपने, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आप वैसे ही पता करना चाहते हैं तो आप ऐसे पता करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये दोनों अगर बराबर आ जाएं तो यानी बराबर मतलब ये इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो अभी हमने देखा दोनों का इंटरसेक्शन 1/52 आ रहा था, इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, और उसे मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, यानी ये आया था 1/13, तो ये भी गुना करने पे दोनों बराबर आएगा, तो इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट इसी को कहते हैं, ठीक है। वही अगर हम उल्टा कर लेते, अगर हम पी एफ ऑब्लिक ई निकालते तो वो भी अगर ऐसे ही होता कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर आता और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नीचे आता, तो 1/52 ऊपर आता और 1/4 नीचे आता, 4 से कट जाता है 1/13 आता। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और 1/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी एफ के होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ई हो चुका है तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालते ये भी सेम आता है। तो ऐसे ही संबंध को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, इसी को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि अब एफ के होने की प्रोबेबिलिटी को इवेंट ई ने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है, तो अब एक छोटी सी और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टू इवेंट ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, दो इवेंट ई और एफ को कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है यदि हम उनका एफ ऑब्लिक ई निकालें, यानी घटना ई होने के बाद अब हम एक दूसरे घटना होने की प्रोबेबिलिटी निकालें और वो घटना खुद की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाए, जहाँ पे पी ओ इवेंट ई यानी पहली घटना 0 नहीं है, तो इसको तो ये संबंध होना चाहिए पहला। और वही अगर हम ई ऑब्लिक एफ निकालें यानी ई होने की प्रोबेबिलिटी जो घटना एफ हो चुकी है और वो अपने प्रोबेबिलिटी ई की खुद के बराबर आ जाए, तो इसे कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है, प्रोवाइडेड शर्त यह है कि पी एफ भी 0 ना हो। नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालें तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे आपने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ निकालना है, तो उसके लिए हम दोनों का इंटरसेक्शन को प्रोबेबिलिटी एफ से डिवाइड कर देते हैं, या फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी एफ ऑब्लिक ई निकालें तो हम दोनों के इंटरसेक्शन को डिवाइड कर देते हैं इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी से। तो अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ चाहते हैं तो पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और मल्टीप्लाई हो जाएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी एफ ऑब्लिक ई। तो इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो क्या बनेगा ये, तो अभी एफ ऑब्लिक ई यानी किसके बराबर था, पी एफ के, तो इसको हटा के अगर हम पी एफ लिख दें तो आपका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ।
तो ऐसे कोई कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आप समझ गए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। ऐसे दो इवेंट होंगे जिनका इंटरसेक्शन निकालने पर उन दोनों के इवेंट के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के निकाल कर मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाए, तो ऐसे संबंध को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इसमें ध्यान रहे कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब कई बार क्या होता है कि पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो जीरो हो जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर नील आ जाए या कुछ भी ना आए, जीरो आ जाए, नल सेट आ जाए, तो ऐसे वाले रिलेशन को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सही है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि आपको दो इवेंट दे देगा, लेकिन दोनों का जो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे वो इंटरसेक्शन आपका नील आ जाएगा। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर नील नहीं आया तो उसके बाद हम इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम दोनों इवेंट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर वो बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आया तो वो डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है जिसमें ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कुछ इवेंट होगा ई और एफ, तो हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, तो वो कहलाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर किसी में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ही अगर जीरो आ रहा हो, यानी खाली आ रहा हो, तो उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में आ जाता है कि बताओ कि तीन इवेंट हैं ए बी एंड सी, बताओ कि ये तीनों जो हैं वो आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं। तो तीनों अगर हमें तीन इवेंट बताने हैं कि इवेंट ए बी सी जो हैं वो आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या शर्तें देखनी है। पहले तो ये देखनी है कि ए इंटरसेक्शन बी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर आ जाए। और वही अगर हम ए का इंटरसेक्शन सी से ढूंढें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर आ जाए। अगर हम तीनों का इसके बाद अगर हम तीनों का चेक करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो बराबर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो अगर हम तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए तो ये कहलाएगा कि हाँ, तो ये जो है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। अगर ये तीनों शर्तें पूरी ना हो तो वो कहलाएगा नॉट इंडिपेंडेंट। सही है। एक चीज़ और देख लें, जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है ये दो इवेंट के बीच का, इसके अंदर हम दो इवेंट के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है ये हम ना सबसेट के, इसके अंदर हम सबसेट का रिलेशन पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट जो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, उसके अंदर जो इंटरसेक्शन होता है वो जीरो नहीं आता, आ भी सकता है वैसे जीरो, ऐसे अधिकतर जीरो नहीं आता। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि आपका इंटरसेक्शन ही यानी कॉमन पार्ट ही आपका नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यही दोनों में खास अंतर है। तो यानी जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है ये होता है कि सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के सबसेट के बीच में जो रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है जो कि क्लास 11वीं में था। और अब हम 12वीं में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पढ़ते हैं। दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी में कॉमन पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल और पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट के। सही है। तो एन अनबाइज्ड डाई है। अनबाइज्ड डाइज का मतलब होता है ऐसा डाई जिसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की है। इज ड्रॉन ट्वाइस, इसको हमने दो बार उछाला है। तो हमें पता है कि जब एक डाई को दो बार उछालें या दो डाई को एक साथ उछालें तो टोटल 36 केस बनने हैं। 1 1 1 2 1 3, टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 36 बनने हैं। 1 5 1 6, फिर ऐसे ही 2 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1,
फिर 5 6 1 ऐसे ऐसे पूरे 36 चलेंगे, ठीक है। तो लेट इवेंट ए बी द ओड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। तो कह रहा है कि जो इवेंट ई है यानी ए है जो, तो इवेंट ए है जो वो है ओड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो पर ही ओड नंबर आए। तो 1 3 और 5, तो ये पूरी लाइन 6 और ये 6 और ये 6, तो ये हो जाएगा 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा आपका 18/36, कट के आएगा 1/2। एंड बी द इवेंट, और बी एक इवेंट होगा कि ई ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, यानी दूसरे वाली थ्रो पे ओड नंबर आना। तो दूसरे वाली थ्रो पे ओड नंबर कौन सा आएगा, तो यानी ये वाला 1 और ये वाला 3 और ये वाला 5 आएगा, ठीक है। तो ये 6 और ये भी 6, ये भी 6, तो यानी ये भी आपका हो जाएगा 18/36, यानी 1/2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इसका ये मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर ऑन बोथ थ्रो, दोनों ही फेंकने पे ओड आना, तो वो हो जाएगा आपका 9/36, कट के 1/4। दोनों आपको ओड मिल जाते हैं, जैसे ये 1 1 1 3 1 5, ये 3 हो गया, फिर ऐसी 3 इसमें 3 इसमें, तो आपको 9 मिल जाएंगे, तो 9/36। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, चेक करना है इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट ए एंड बी। तो अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दोनों के बराबर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/2 और ये आ रहा है 1/2, तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है गुना होकर 1/4 आ रहा है। तो और ये अभी हमने देखा था ये भी 1/4 आ रहा है, तो यानी ये भी 1/4 और ये भी 1/4, तो LHS बराबर RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। तो लिख देंगे हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें बेस थ्योरम सीखेंगे। आप आज के लिए आपसे समय मांगते हैं। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।